Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चूंकि हम लोगों का एक नया साल, एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नई सूरज की पहली किरण है जिसे हम लोगों को देखना है और देखना नहीं है। इस सूरज की पहली किरण अगर आप देख रहे होंगे ना, तो 1 तारीख से ठीक पहले दिसंबर में आपने देखा होगा 31 दिसंबर तक धूप थी, सब कुछ धूप नहीं थी, ठंडक जबरदस्त पड़ रही थी। लेकिन 1 तारीख को भगवान सूर्य ने उपस्थित होकर हमें यह संदेश दिया, हमें यह मौका दिया कि देखो ऐसा है, हम कभी भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं, हम कभी भी अपनी ताकत दिखाते हुए बदल सकते हैं चीज़ों को। बस वही सूरज आपको बनना है। और वो सूरज बनना नहीं है, वो सूरज है आप। आपके अंदर वो कैलिबर है, वो ताकत है। बस आपको अपने इस तपिश को जगाना है, दिखाना है। ठीक, तो एक बार फिर से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी लोग जो जुड़ गए हैं, सुमित जी हैं, अमित जी हैं, दीपक साहब हैं, अनुज हैं, बादल जी हैं, आनंद हैं, ठीक, पवन साहब हैं, राहुल जी हैं, सबको सुबह का मेरा प्रणाम, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरिस्ट मूवमेंट। तो एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय, एक ऐसी परिस्थिति जब देश में कुछ लोगों ने या कुछ हमारे नौजवान शब्द का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना नौजवान, ये युवा वर्ग का जो शब्द है, ये ताकत देता है। ये इतनी अजीबोगरीब सी ताकत देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब यहां पर तकदीर से लेकर तस्वीर तक सबकी बदलने की ताकत होती है इस एज में। तो वही कुछ हमारे नौजवान बच्चों ने, हमारे सीनियर्स ने किया है। वो क्रांतिकारी आंदोलन जिसके बदौलत देश आजाद हुआ, देश को आजादी की किरण मिली, देश को आजादी का साल मिला। आज हम लोग उसे अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, उसका आनंद, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो उसी क्रांतिकारी आंदोलन से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां से आते हैं, यहां से पूछे जाते हैं। अच्छा, पूछ लिया गया है चौधरी जी के सवाल, विच डायनेस्टी फर्स्ट यूज पेपर करेंसी इन चाइना। तो देखो बेटा, जो पहले बार चाइना के जिस एक राजा के द्वारा, मैं आंसर लिख कर दे रहा हूं आपको, चाइना के जिस राजा के द्वारा पेपर करेंसी का प्रयोग किया गया था वो था कुबलई खान। ठीक है ना। क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग अभी 1 मिनट बाद पढ़ लेंगे, चूंकि सवाल आ गया है। हाँ, यस यस, ठीक, थैंक यू दीपक जी, आई एम ऑल्सो यंग, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा था। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए भाई, बड़ा अच्छा लगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अपनी कि साहब एक सवाल आप में से किसी ने पूछा था, मैं लास्ट में नाम पढ़ पाया, कोई चौधरी जी हैं। तो चौधरी जी, जो आपका सवाल है वो ये है कि साहब चाइना में सबसे पहली बार कागज के नोट की, करेंसी की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, कागज में जो कागजी नोट की, कागजी करेंसी की जो शुरुआत की गई थी वो कुबलई खान के द्वारा की गई है। ये एक मंगोल राजा है, ही वॉज अ मंगोलियन किंग। ये एक मंगोल राजा है जिसके द्वारा चाइना नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार कागज के नोट का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें चाइना में सबसे पहले हुई हैं, जैसे चाइना में सबसे पहले कागज का प्रचलन आया, चाइना में सबसे पहले कागज के द्वारा नोट का प्रचलन हुआ, चाइना में सबसे पहले इन कागज पर लिखावट की, जिसे हम लोग बुक कॉपी कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई है। चाइना में सबसे पहले जो बारूद है, उस बारूद के माध्यम से विस्फोट करना और इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना, तो जिसे हम लोग कह सकते हैं बारूदी विस्फोट, वो भी चाइना के द्वारा सबसे पहले किया गया है। और इसी तरह अगर बात करें तो चाइना ने जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जिसे आप लोग IAS-PCS ऑफिसर कहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहली बार एग्जाम जो होता है वो एग्जाम भी चाइना ने ही कंडक्ट करवाया है सबसे पहले। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत सबसे पहले हम लोग पाते हैं मौर्यन डायनेस्टी से, लेकिन एग्जामिनेशन के थ्रू उसको पास करना, उसके लिए इंटरव्यू होना, ये सब कुछ जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं चाइना से ही शुरू हुआ है। तो चाइना कई मायनों में बहुत आगे है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मानवेंद्र जी, आपको उन्होंने कमेंट किया, मुझे सर आपको ठंडक नहीं लग रही है। देखिए, अभी आप में से ही हमारे एक साथी ने बोला कि आई एम ऑल्सो यंग,
तो यंग एज तो वो होता है ना, वो शरीर होती है जिसमें ठंडक वंडक कहाँ होती है यार, उसमें तो सिर्फ चैलेंज होता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है। और ताकत जो होती है वो आपके अपने आप शरीर में गर्मी पैदा कर देती है। जब मैं आपको पढ़ाने आता हूं, जब मैं आपके साथ खड़ा होने आता हूं, जब आपके साथ डिस्कशन करने आता हूं ना, तो पता नहीं क्यों मेरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी होती है, एक अलग एनर्जी का लेवल होता है, ना उसमें ठंडक लगती है ना उसमें गर्मी लगती है। बस ये रहता है कि मैं अपनी ओर से कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं ताकि आप एग्जामिनेशन में हॉल के जाएं, वहां पर अपने सवाल को देखें और चुटकियों में अपना सॉल्व सही आंसर कर कर आ जाए। ठीक है ना, इसलिए ये सारी चीजें बात की बातें हैं ना। ठंडक वंडक कहाँ लगेगी यार, आप जैसा एनर्जेटिक पर्सन साथ में रहेगा तो ठंडक लग सकती है किसी को, हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक को लेकर, वो ठीक है बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एग्जाम टॉपर से आया है कि सिविल सेवा की परीक्षा, कॉर्नवालिस बहुत बाद में आए हैं बेटा। कॉर्नवालिस ने पेपर वाला जो सिस्टम शुरू किया, पेपर और पेन वाला जो मॉडर्न सिस्टम है, हम लोग ने उससे पुरानी बात की है। ये बात करीब करीब जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, तब की बात है, तो काफी पुरानी बात किया है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अपनी बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन को। देखिए, भारत में दो ऐसे दौर हैं जब आपको क्रांतिकारी आंदोलन दिखाई पड़ेगा। दो ऐसे दौर, एक दौर है 1905 का वो समय जब आपका देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। एस.एन. बनर्जी वगैरह ये टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा आपको। तो एस.एन. बनर्जी और ऐसे जो हमारे कई आनंद मोहन बोस हैं, कई सारे नेताओं के द्वारा जब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, तब भी आप देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन चला था। उस जमाने के बड़े बड़े क्रांतिकारियों की बात कर लें तो एक नाम आता है बी.डी. सावरकर साहब का, जानते होंगे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। बी.डी. सावरकर साहब हैं, बरींद्र घोष हैं। ठीक, बी.डी. सावरकर साहब ने जो अपनी संस्था बनाई थी, उस संस्था को अभिनव भारत कहा जाता था। बरींद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, इन जैसे काबिल लोगों ने जो दूसरी संस्था बंगाल में बनाई थी, इसे अनुशीलन समिति कहा जाता था। इसी तरह से एक पंजाब में संस्था बनी हुई थी जिसे हमारे सरदार भगत सिंह के चाचा जी, जिनका नाम सरदार अजीत सिंह हुआ था, अजीत सिंह हुआ करता था, उनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था पगड़ी संभाल ओ जट्टा। तो ये क्रांतिकारी वो संस्थाएं थी, वो दल थे जो 1905 में दिखाई पड़े थे। यानी पहला आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो दिखाई पड़ेगा, जो फर्स्ट फेज दिखाई पड़ेगा, वो आपका इस दौर में दिखाई पड़ता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन को जब किया तब यह आंदोलन चला था, और अब उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एक एग्रेशन आया, एक ताकत आई जिसमें नौजवानों ने हर तरीके से अंग्रेजों का सामना करने का तय किया हुआ था। भगत सिंह के चाचा साहब थे सरदार अजीत सिंह। ठीक, फिर यह आंदोलन कुछ समय के लिए, रॉलेट एक्ट वगैरह जब आया, उसको कुछ समय के लिए दबाने की कोशिश की गई, इसे खत्म करने की कोशिश की गई। कहां से कर लेगा यार, नौजवानों के एग्रेशन को कौन खत्म कर पाएगा? ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो युवाओं के जोश को खत्म कर दे। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कहां से अंग्रेज सफल हो जाते? आगे चलकर एक आंदोलन चला था, आपको याद होगा, हम लोग ने पिछली क्लास से पढ़ा था, और वो था हम लोगों का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी के दिन, जिसे हम लोग बारदोली की घटना के या बारदोली प्रस्ताव के तहत वापस कर लिया गया। उसी समय जो नौजवान बच्चा फिर से एक बार नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे स्वराज का जो सपना दिखाया गया था, अब वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो 1922 के बाद आप देखेंगे कि फिर से एक बार शुरुआत होती है क्रांतिकारी आंदोलन की। एक बार फिर से ये जो दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन था ना, जो 1922 के बाद उठा हुआ है, इस आंदोलन में आपको बड़े बड़े नाम, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जयदेव कपूर, जय गोपाल, ऐसे बहुत बड़े नाम मिलेंगे जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। रास बिहारी बोस, ऐसे कई बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम लोग अपने दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ है एक सोच के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हुआ। और जिस दल को बनाया गया, जिस रेवोल्यूशनरिस्ट पार्टी को बनाया गया, उसका नाम रखा गया शॉर्ट फॉर्म में HRA, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर आप ध्यान से पढ़िए इस पूरे शब्द को, तो इसमें एक शब्दावली आई है, एक नाम आया है हिंदुस्तान। यानी ये पूरी की पूरी संस्था भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्रांति की बात करता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत की राजनीति
राजनीति में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाने की बात की गई। और देखिए यहां पर कई ऐसे नाम हैं जो आपके अलग अलग क्षेत्रों से दिखाई पड़ेंगे। उनमें कुछ बड़े नाम की बात करें तो देखिए जो बड़ा नाम आता है वो नाम आ रहा है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब का, बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से नाम देख रहे होंगे आप सचिन नाथ सान्याल साहब का, सचिंद्र नाथ बनर्जी भी हैं। दो अलग अलग लोग हैं, सचिन नाथ सान्याल अनदर पर्सन, सचिन नाथ बनर्जी अनदर पर्सन, ये दो अलग अलग नाम है। ठीक है ना बेटा। एसोसिएशन नहीं सुनील जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसमें जब सोशलिस्ट शब्द लगाइएगा ना तब भगत सिंह बनाएंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। वो HSRA है सुशील जी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो HSRA है न कि HRA है। ठीक बेटा, थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे आंसर भी दे दिया, कई बच्चों ने दे भी दिया, बता भी दिया। तो सचिन नाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खां, जोगेश चटर्जी। देखिए जोगेश चटर्जी को कुछ किताबों में योगेश चटर्जी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उससे परेशान मत होइएगा। तो जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ये वो शख्सियत जो इस बात को कहता है कि मैं आजाद हूं और मैं आजाद रहूंगा, ये अंग्रेज मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं, मैं इनके पास कभी भी इनके हाथों नहीं लग सकता हूं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो नाम आता है रोशन सिंह का, राजेंद्र लाहड़ी का, ऐसे कई बड़े नाम हैं। ममंत सिंह है, श्याम प्रसाद है, श्यामाचरण है, ढेर सारे नाम है जो एक संस्था बना देते हैं जिसका नाम HRA है। और इस संस्था को बनाया गया अक्टूबर 1924 में कानपुर में इसको बनाया गया। और उसमें देखिए जो नाम दिख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग इलाकों से हैं। सन्याल साहब, अशफाक उल्लाह खां, ये सब लोग अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं जो मिलकर एक संस्था बनाते हैं। क्रांति लाना है, समझ रहे होंगे शब्द का मतलब। क्रांति का मतलब होता है एक आमूल चूल परिवर्तन, यानी कि पूरी तरह से जो सत्ता दिख रही है उसे खत्म करके एक नई सत्ता, एक नए लेवल की शुरुआत करना, इसे क्रांति कहा जाता है। इसी को ही उर्दू भाषा में इनकलाब कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनकलाब और क्रांति दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों के मतलब एक ही है, भाषा का अंतर है। क्रांति आपका संस्कृत से निकला हुआ है, जबकि इनकलाब आपका उर्दू भाषा का शब्द निकला हुआ है। ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों अंत को समझ में रखिएगा। सुशील जी ने एक सवाल, एक गाना लिख दिया है, सरफरोशी की तमन्ना। यस, राम प्रसाद बिस्मिल साहब का गाना है ये। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। संस्था बन गई, क्रांति लाना है। क्रांति लाने के लिए चाहिए बंदूक, क्रांति के लिए चाहिए गोलियां। अब समस्या ये कि इस दल को ये बंदूक और गोलियां मिले कहां से? तो इन लोगों ने जल्दी ही बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े अंग्रेजों अधिकारियों के यहाँ चोरी और डकैती वाली घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पैसे के उद्देश्य से, उद्देश्य बहुत नोबल है इनका। ये बिल्कुल भारत के वो हैं जो कि अंग्रेजों के रॉबिन हुड जैसे कह सकते हैं। अंग्रेजों में एक काल्पनिक पात्र है जिसे रॉबिन हुड कहा जाता है, एक ऐसा डाकू जो कि पैसे लूटता तो है उन लोगों से जो अमीर है, जिन्होंने गलत तरीके से पैसा लूटा है, और उस पैसों को वो गरीब लोगों को देता है ताकि वो अपने जीवन को चला सके। ठीक, HRA भी उसी तरह से है। ये भी बड़े बड़े साहूकार, वो महाजन जिन्होंने भारत की जनता को, भारत के आम लोगों को परेशान किया और उनकी पैसों को लूटा है, तो इन लोगों ने उसको शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही मीडिया और प्रशासन ने इनको डाकू बना दिया। अब ये लोग विचार कर रहे हैं, ये घटना कानपुर की है, क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अब इनकी पहचान क्रांतिकारी न होकर इनकी पहचान हो गई है डाकुओं की। और अगर ये डाकू के रूप में पहचाने जाएंगे तो जनता डाकू की मदद तो नहीं करती है, जनता मदद उनकी करती है जो उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक बयार लेकर आता है, एक परिवर्तन लेकर आता है। तो जनता उनको पसंद करेगी, डाकुओं को क्यों पसंद करेगी? ये चर्चा का विषय है। मीटिंग चल रही है कानपुर में, किसी गुप्त जगह पर ये चर्चा चल रही है। तय किया गया कि हम लोग ये चोरी वाले काम बंद कर देंगे, डकैती वाले काम बंद कर देंगे, और हम लोग अपने बातों को, अपने उद्देश्यों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे, जहां से हम लोग पैसा इकट्ठा करके फिर अपनी संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बात कहा गया। इसी समय जब ये मीटिंग हो रही है तो इन्हीं के टीम के कुछ मेंबर हैं जो मीटिंग के बीच में आए हैं, जिनको मीटिंग का एजेंडा नहीं पता, और वो बड़े खुश हैं और खुशी के साथ वो प्रवेश करते हैं। और इसके बाद वो अपने साथियों को बताते हैं, यार जो हम लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना, इसे दूर करने का मौका मिल गया है।
अब ये हुआ कि भाई कैसे, कहे यार जो ट्रेन आ रही है ना सहारनपुर से जो लखनऊ जाती है, उसमें हरदोई में खजाना लादा जाता है, बस खजाना लूट लिया जाएगा। अब सब लोग ममंथ नाथ गुप्त और श्यामा चरण जो ये प्लान लेकर आए हुए हैं उनकी ओर देख रहे हैं कि यार ये आदमी क्या बोल रहा है, हम लोग इस प्रक्रिया से, इस चोरी और डकैती की घटना से बाहर हटने की बात कर रहे हैं और ये आदमी फिर वही बता रहा है। अब सब लोग इनकी ओर देखते हैं और जब हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लगा, यार मसला क्या है। तो उन्होंने कहा भाई हुआ क्या, तो ये हुआ कि देखो हम लोग ये काम नहीं करने वाले हैं। क्या कौन सा काम, क्या डकैती वाला, लूट का काम, क्या लूट कहाँ रहे हैं। तो ममंथ नाथ गुप्ता जी का आंसर आया, बहुत फिलोसॉफिकल आंसर आया है, हम लोग लूट कहाँ रहे हैं, हम तो अपना लूटा हुआ पैसा वापस ले रहे हैं। ये तो अंग्रेजों ने लूटा है यार हमको, हम अपना पैसा वापस लेने के हकदार हैं। ये हमको नियति हक देती है, ये हमें भगवान हक देता है। अब जब उनकी फिलॉसफी वाला स्टेटमेंट आया ना तो सब लोग उनको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर ठहाके लगते हैं कि बहुत बढ़िया ममंत भाई, ऐसा तो सोच आप ही के पास हो सकता है। खाली तय कर लिया गया कि हम लोग उस ट्रेन के रखे हुए खजाने को लूटेंगे और लूटने के तहत का पूरा प्लान दे दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल साहब का। अभी आप ही लोगों ने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने एक गीत लिखा है जिसका टाइटल है सरफरोशी की तमन्ना। ठीक, अब ये आपको पता चल गया, आपने बता दिया। हमको एक छोटा सा सवाल बड़ी जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्रांतिकारियों के बीच दो गाने बड़े प्रचलित थे। एक हुआ करता था सरफरोशी की तमन्ना और दूसरा गाना हुआ करता था मेरा रंग दे बसंती चोला। ये जो गाना दूसरा वाला है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना किसने लिखा है और किसने गाया है? ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर करिएगा। और हमें पता है आप इस सवाल के आंसर को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपसे पूछा है तो सवाल फिर से सुन लीजिए। मेरा रंग दे बसंती चोला जो गाना है ये किसके द्वारा लिखा गया और किसके द्वारा गाया गया है? ठीक है ना, जल्दी से आंसर करिएगा। बाकी हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप विचार विमर्श करके सोच करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, शायद दे भी रहे हैं भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। सब लोग भगत सिंह का आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चीज सुधार लीजिएगा। ये गाना जो है मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना लिखने वाले भी कोई और नहीं है, वन एंड ओनली राम प्रसाद बिस्मिल है। इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा रंग दे बसंती चोला जो गीत लिखा गया है, ये गीत लिखा गया है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। तो उन्होंने दो गीत लिखे हैं जो क्रांतिकारियों के बीच बहुत फेमस हुए हैं। एक का नाम है सरफरोशी की तमन्ना और दूसरे का नाम है मेरा रंग दे बसंती चोला। ये जो आपका गाना है ये आपके लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल है। भगत सिंह, जॉर्ज उनो और बाकी लोगों ने इस गाने को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन लिखने वाले आप ध्यान रखिएगा ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल है। और इन दोनों को जो आवाज दिया गया, इन दोनों को जो सुर और ताल दिया गया है, यह भी राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने दिया है। इन दोनों गानों को पहली बार बिस्मिल साहब ने ही गाया भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गलती मत करिएगा। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था आपसे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले हिस्से पर आ जाते हैं। तो अगले हिस्से पर चलकर देखते हैं। अब तय कर लिया गया है कि वो घटना अंजाम देनी है जहां से वो खजाना लूटना है। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े सीनियर हैं, बहुत ही एक होशियार बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल साहब के पास है। उसका एक कारण यह भी है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे इलाके को ये बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम लोग इस पूरे काम को अंजाम देने वाले हैं। अब जो जगह चुनी गई है जहां पर इस खजाने को लूटा जाएगा वो जगह है काकोरी नाम की जगह। काकोरी पर इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। अब ये लोग पहुंच गए। वैसे आपको हम बता दें, देखिए डेट आप लोग ने भी बताया, मैंने भी लिखा हुआ है, 9 अगस्त 1925 की बात है, लेकिन यह घटना अंजाम देनी थी 8 अगस्त को। सिर्फ सुनिएगा, लिखिएगा कुछ मत, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली यही डेट चलती है। इस घटना को अंजाम देना था एक दिन पहले, यानी 8 तारीख को, लेकिन 8 तारीख को कानपुर से हरदोई पहुंचते पहुंचते हो गई है देर। ट्रेन जिसका नंबर 8 डाउन है, जो कि सहारनपुर मंडल से चलते हुए लखनऊ तक आ रही है, ये ट्रेन छूट गई है। अब चूंकि ट्रेन छूट चुकी है, ट्रेन जा चुकी है, तो कैसे अंजाम दिया जाए? इसीलिए अब नेक्स्ट डे यानी कि 9 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया जाएगा।
तो 9 तारीख को समय से पहले ये हमारे सभी वीर बहादुर हमारे सीनियर पर्सन पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। पहले ट्रेन भी छोटी हुआ करती थी, 7-8 बोगी वाली, तो प्लेटफॉर्म भी छोटे हुआ करते थे। सब लोग ने अपने चेहरे को ढककर गमछा, रुमाल, इस तरह से अपने चेहरे को ढककर यानी अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए ये लोग प्लेटफॉर्म के आसपास इधर उधर मतलब छिटक कर 2-4 लोग उधर, 2-4 लोग उधर, 6-7 लोग उधर, इस तरह से इकट्ठा हो गए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं एक नॉर्मल उसमें कंडीशन में। तब तक अंदर से जो एक रेलवे का एम्प्लॉय है वो आया, उसने वो घंटी बजाई। पुराने जमाने में रेलवे स्टेशन पे घंटी लगी होती थी, अनाउंसमेंट तो चला नहीं करता था उस जमाने में, वो घंटी इस बात का इंडिकेटर होता था कि ट्रेन आने वाली है। तो घंटी बज गई, ये सभी लोग फिर धीरे धीरे स्टेशन के पास आ गए, प्लेटफॉर्म के पास आ गए हैं। ट्रेन आ गई और ट्रेन में लोग सवार हो गए, ट्रेन चल पड़ी है। ये करीब शाम को 7:30 और 8 बजे के आसपास की बात है कि ट्रेन काकोरी स्टेशन पर रुकती है। काकोरी स्टेशन से फिर ट्रेन चलती है। काकोरी लखनऊ का मलिहाबाद का इलाका है। मलिहाबाद दुनिया में प्रसिद्ध है इस बात को लेकर कि वो दशहरी आम आप खाते होंगे, गर्मी में आता होगा, दशहरी आम के लिए ये इलाका प्रसिद्ध है। दोनों ओर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर आम के दशहरी आम के बगीचे लगे हुए हैं और इन्हीं बगीचों के बीच से गुजर रही है ट्रेन। और काकोरी स्टेशन से ट्रेन हॉर्न देती है, आगे बढ़ती है। 5 किलोमीटर आगे बढ़ पाई है कि अब बिस्मिल साहब का इशारा हुआ है रोशन सिंह के लिए। रोशन सिंह खड़े हुए हैं, उन्होंने ट्रेन की चेन पुल कर दी है। जो जगह है वो दोनों ओर जंगल का है, रात का समय हो चुका है, बस सही समय हो गया। अब ये लोग निकल पड़े हैं। अपनी बंदूक का जो जर्मनी से ली गई माउजर है उसका प्रयोग किया गया इस गोली इस पूरे लूट कांड में, ठीक है। चलिए, तो अब निकल पड़े दोनों दरवाजों से क्रांतिकारी, लोगों को बताते हुए कि कोई बाहर ना निकले, ये ना करे, वो ना करे, और बीच में एक आध फायर हवा में भी कर देते हैं ताकि वास्तव में कोई बाहर ना आने पाए। एक आदमी इनके साथ का जिनका नाम सचिन नाथ सन्याल है वो चले गए हैं गार्ड के पास, बाकी लोग बीच में थोड़ा छिटक उटक कर रह रहे हैं। और कुछ लोग चले गए हैं उस इंजन के ठीक दूसरे पीछे वाली बोगी पर जिसमें हमारे खजाना रखा हुआ है अंग्रेजों का। अशफाक उल्ला खान साहब लीड कर रहे हैं, जिन्होंने धड़ाक से उन सिपाहियों को गोली मार दी जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हैं। और अब वो बक्सा उतार कर वो लोग चल पड़े अंदर की ओर। इधर हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब को लेने के लिए उनके और जो साथी हैं वो भी आ रहे हैं। और उन्होंने देखा क्या कि बिस्मिल साहब का जो शॉल है ना या गमछा जो भी है जिससे उन्होंने चेहरा ढका हुआ है वो गिर पड़ा है, और जो बल्ब की रोशनी है वो रोशनी बिस्मिल साहब पर पड़ रही है और वो पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। अब सब लोग हैरान और परेशान, थोड़ा देर ठिठके लेकिन जल्दी से आगे बढ़े और आवाज लगाकर पूछा कि बिस्मिल भाई, सॉरी सान्याल भाई, सॉरी नाम नहीं लिया है, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो सान्याल जी ने आंसर दिया है इस गार्ड को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। अब वो कहे कि वो तो ठीक है, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारा गमछा भाई गिर गया है जिसकी वजह से तुम्हारा ये चेहरा गार्ड देख रहा है, ये पहचान चुका है। अब हमारे सान्याल साहब को याद है, अच्छा ये हो गया। अब वो कूद कर मतलब तुरंत वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं और गार्ड को ढकेल देते हैं। गार्ड पीछे की ओर जाता है, वही अपनी जो माउजर है उसका उन्होंने प्रयोग किया, बल्ब को तोड़ दिया, हिट किया, बल्ब टूट गया, अंधेरा हो गया। सन्याल साहब फिर आगे बढ़े और गार्ड की कनपटी पर उन्होंने लगा दी बंदूक। तुम मुझे पहचानते हो क्या? अब ऐसी कंडीशन में कौन आदमी कहेगा कि मैं पहचानता हूं? तो गार्ड ने कहा भाई मैं आपको नहीं जानता, आप हैं कौन? क्या बस बहुत बढ़िया। तब तक किसी ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें नीचे खींचा और पूरी टीम चल पड़ी। लुटी पिटी हुई ट्रेन पहुंच गई है लखनऊ स्टेशन पर। खबर लग चुकी कि साहब ऐसी सी घटना हो गई है, और जब ऐसी सी घटना हो गई, खबर लगी तो पुलिस तुरंत पहुंच चुकी है। अब हैरान परेशान अंग्रेजी प्रशासन, यार हम डाकू, इतने सालों से हम लूट रहे हैं और ये सब अब हमको लूटने लगे, इस पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन जुड़ गया एक्शन पर। जो सवारियां थी, जो पैसेंजर्स थे, उनसे पूछा गया भाई कौन है, किसको देखा, किसको नहीं देखा। सबने कहा साहब देखा तो है लेकिन वो सब के सब चेहरा ढके थे इसलिए हम लोग जानते नहीं है। एक आदमी गार्ड साहब के पास था, हो सकता हो गार्ड को पता हो, तो गार्ड से पूछा जाए तो गार्ड ने कहा साहब एक आदमी मेरे पास आया था, उसका चेहरा भी खुला हुआ था, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हुआ साहब कि वो आदमी आया, उसने बल्ब को फोड़ दिया और जिसकी वजह से अंधेरा हो गया, तो मैं समझ नहीं पाया, इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो मैं भी नहीं जानता। उन्होंने भी मना कर दिया। अब पूरा ट्रायल किया गया और उस जगह पर जाकर पूछा गया कैसे कैसे, तो दिखाई पड़ा कि साहब ये जो झाड़ियां दिख रही ना, इसी ओर भाग कर गए हैं। उन्हीं झाड़ियों में एक क्लू मिल गया है।
वो है सफेद रंग का वो शॉल जो कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब का है, और इस एक शॉल से ट्रेस कर लिया गया क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। एक धागा निकला नहीं कि फिर जानते हैं फिर पूरा का पूरा सुतली उखड़ जाता है, बस वही हो गया है। अब पकड़ लिया गया है सभी क्रांतिकारियों को, जो 37 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 10 साल की सजा, 4 साल की सजा, 5 साल की सजा, ऐसे सजा सुनाई गई है, लेकिन 4 लोगों को फांसी दिया गया है। एक नाम याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल का, क्योंकि सचिंद्र नाथ सान्याल ने अपने, जब वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और सेलुलर जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था बंदी जीवन। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है थोड़ा बड़े एग्जामों में, जब आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम देंगे या सिविल का एग्जाम आप लोग देंगे और दीजिएगा, बिल्कुल मौका मिलेगा, तो उस एग्जाम से भी पीछे मत हटिएगा। आप लोगों के अंदर वो योग्यता है कि आप कर ले जाएंगे, तो तब ये सवाल पूछा जाएगा। तो सचिन नाथ सान्याल साहब की किताब है जिसे हम लोग बंदी जीवन, और किस तरह से अंग्रेज भारतीय जनता को परेशान करते हैं उसका एक मार्मिक वर्णन है इस किताब में, पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो अब सबके सब लोग पकड़ लिए गए। HRA जो बना, HRA जो क्रांति की बात करता है, HRA जो भारत में आजादी की, पूरी आजादी की बात करता है, उस HRA को कहीं ना कहीं टूटना और बिखरना पड़ गया। इस कांड में एक व्यक्ति और भी शामिल है जो कि पकड़ा नहीं गया था, पुलिस की पकड़ से हमेशा वो बाहर रहा, और वो व्यक्ति हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बच गए हैं, और चंद्रशेखर आजाद के ही एक साथी हैं जिनका नाम यशपाल है। तो अब ये लोग, जो HRA टूटा, जो HRA बिखरा, इसको रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए, एक बड़ा फैसला लेते हुए बात की गई, और वो हुआ, एक आयोग भेजने की बात चल रही है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को लेकर, जो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा में आकर उसको सुधार करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए भेजा गया है आपका साइमन कमीशन। हम लोग आमतौर पर जब साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं 1928 वाला साल। अगर आप लोग देख रहे होंगे स्लाइड को, सामने की स्क्रीन को, तो आपको 2 साल ऊपर की ओर लिखे मिले हैं, एक 1927 और एक 1928। ये डेट हमने आपकी दो जो लिखी है, ये जानबूझकर लिखी है, क्योंकि इन 2 अलग अलग सालों में घटनाएं घटी हैं। जैसे साइमन कमीशन बनाया गया है 8 नवंबर 1927 को, यानी सवाल पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो 8 नवंबर 1927 को इस्टेब्लिश किया गया है। किताब वाला अगर 1928 याद करके जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहां पर आपको दोनों ईयर लिख कर दे दिया ताकि क्लासिफाई हो सके, आप उसको सही कर पाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य यह है कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो अपने आंसर सही करें, और आंसर सही होगा तो सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। ठीक बेटा, देखो परेशान ना हो, हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उन पूरे टॉपिक के, अगर पूरे सिस्टम को, पूरे बातों को जो मैंने बोल रहा हूं, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसको ध्यान से सुनते हुए लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, ये मेरा आपको एक वायदा है कि आप अपने सिविल के जीएस के पेपर को और अपने स्टेट पीसीएस के जीएस के पेपर को भी लगभग सॉल्व कर ले जाएंगे। 100% का वायदा नहीं करता, क्योंकि 100% कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस क्लास को आप प्रॉपर मैनर में देखते हैं, तरीके से देखते हैं, तो आप 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, सिर्फ उस क्लास से जो हम लोग अपने रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने से आपका काम हो जाएगा, और 100% हो जाएगा। 80 to 90% के बीच का आप नंबर ले आएंगे। इससे ऊपर नंबर मुश्किल भी होता है, और जो कहता है मैं लेकर आता हूं ना, वो झूठ बोलता है, ठीक है बेटा। तो इतना बहुत है हम लोगों के लिए। ठीक, चलिए, साइमन कमीशन नियुक्त कर दिया गया। इस साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए है क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सर जॉन साइमन, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया है। सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन पड़ा है। भारत के प्रशासनिक और भारत के संवैधानिक गतिविधियों की देखभाल के लिए इसे भेजने की तैयारी की जा रही है। इस कमीशन में इंक्लूडिंग जॉन साइमन को जोड़ देते हैं तो
सदस्यों की संख्या हो जाती है 7, यही पूछा जाएगा। टोटल मेंबर, तो ध्यान रखिएगा 7 लोग आए थे। साइमन कमीशन में जॉन साइमन के साथ कितने लोग थे, तो ध्यान रखिएगा अगर जॉन साइमन का नाम निकाल लेगा तो 6 लोग हैं, जॉन साइमन का नाम जोड़ देगा तो 7 लोग हैं। ठीक है बेटा, इस चीज को मिलाकर देखना, इस चीज का भाषा का बड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक, और एक जो गलत बात आ गई है वो गलत बात ये कि सभी के सभी 7 सदस्य हैं वो अंग्रेज हैं। इसी एक बात को लेकर तय किया गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नागरिकों के द्वारा, कि हम लोग इस आयोग का विरोध करेंगे, हम लोग इस आयोग का बायकॉट करेंगे। कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार हो गई कि हम भी इसका बायकॉट करेंगे। साइमन कमीशन जहां जहां गया है, हर जगह पर साइमन कमीशन का विरोध की तैयारी चल रही है। चूंकि सभी के सभी अंग्रेज अध्यक्ष हैं, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए व्हाइट मैन कमीशन वाला जो सवाल है ना, ये सिविल में पूछा जा चुका है करीब 3 साल पहले। तो ऐसे ही आपको चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में से सवाल आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जो आप लोग कहानी की उपाधि के साथ मुझे बताते हैं कि सर आप कहानी की तरह पढ़ाते हैं, इसी कहानी, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है जिसमें से आप अपने सवालों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरी किताब की तरह से मैं आपको बता देता हूं, अब आप उसमें से क्या छांट लेते हैं ये आपकी योग्यता होगी। कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी है, इसमें से आप ढूंढ लीजिए कि आपके काम की चीज क्या क्या है। ठीक, 3 फरवरी 1928 की बात है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत पहुंचा हुआ है। 3 फेब 1928 को साइमन कमीशन बंबई के बेयर्ड बंदरगाह पर उतरा है। एक बंदरगाह का नाम है सीपोर्ट है, जिसे बेयर्ड कहा जाता है, वहां पर साइमन कमीशन आया है। अब यहां से विरोध शुरू, काले रंग के झंडे दिखाए जा रहे हैं, काली पट्टियां दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से इस आयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग गो बैक लगा के चल रहे हैं। और एक खास बात बताएं, लखनऊ में इसका बड़ा अजीबोगरीब तरीके से विरोध किया गया है, मतलब बिल्कुल अलग तरीके का। उस वक्त साइमन कमीशन का विरोध करने की जिम्मेदारी लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, और लखनऊ के प्रशासन ने तय कर लिया कि कर्फ्यू लगा दिया। अब आओ बाहर, अब बाहर आके किनारे खड़े होकर अब दिखाओ तख्तियां, गो बैक वाला। तो अब ये काम हो नहीं सकता क्योंकि कर्फ्यू लग चुका हुआ है। तो लखनऊ के लोगों की एक खास बात बता दें, लखनऊ के लोग, पुराने की बात कर रहा हूं, जो लखनऊ का प्रॉपर रहने वाला होगा वो जानता होगा। ठीक है, तो लखनऊ के जो पुराने निवासी हैं वो इस बात को जानते हैं कि लखनऊ के लोग 2 खेल में बहुत आगे हैं। एक पतंगबाजी, बहुत जबरदस्त शौक है, और एक कबूतरबाजी, और ये दोनों आसमान में होती है। और कर्फ्यू कहां लगा हुआ है? जमीन पर। यानी विरोध कहां पर करेंगे? आसमान में। बस इसी चीज को ढूंढ लिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक चीज और बता दें, लखनऊ में एक जगह है जिसे आप कहते हैं छन्नी लाल चौराहा। ये कपूरथला से पहले पड़ने वाला चौराहा है। ये छन्नी लाल जो शब्द है ना, ये उसी चौराहे से 10 कदम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक चाय की दुकान है, और उनका वास्तविक नाम तो नहीं मालूम, उनको लोगों ने छन्नी लाल का नाम दे दिया और उन्हीं के नाम पर इस चौराहे का नाम छन्नी लाल पड़ गया। ये भारत का इकलौता ऐसा चौराहा है जो किसी चाय वाले के नाम पर पड़ा है। और छन्नी लाल जी क्या, ये सभी योद्धा क्रांति के, ये सभी आज़ादी के जो परवाने हैं, दीवाने हैं, वो इकट्ठा होकर आते थे और यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ प्लान किया करते थे। और छन्नी लाल जी उन सब लोगों को चाय अपनी फ्री दिया करते थे। कभी कभी वो पकौड़ियाँ भी बनाते थे तो पकौड़ियाँ भी दे दिया करते थे फ्री में। तो कई बार तो बच्चे होते नहीं, बच्चे तो जानते ही, शैतान पहुंचकर वहां पर 2 नारा लगाते थे, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैठो चाय पियो। ऐसा भी हो जाया करता था। तो लखनऊ में इसी जगह पर प्लान किया गया कि कैसे कैसे हम लोग अपनी बात को, तब ये गोमती के इस पार का इलाका लगभग जंगल जैसा हुआ करता था, गोमती उस पार प्रॉपर लखनऊ हुआ करता था। तो इस ओर जंगल के इलाके में आकर प्लानिंग की गई है। और अब सब लखनऊ वाले पहुंच गए हैं अपने छतों पर, और उनके हाथ में पतंग है जिसे कनकैया भी कहा जाता है। तो पतंग और उसकी डोर है, और पतंग जो है वो पूरी की पूरी काले रंग की है और जिस पर सफेद रंग की पट्टी लगी हुई है, गो बैक, वापस जाओ। और दिन के समय गोमती नदी के किनारे जो तहसीलदार, जो यहाँ के जो तालुकेदार साहब थे, उन लोगों ने खाने का इंतजाम करके रखा हुआ है। सब लोग अपना दिन का, जिसे लंच कहा जाता है, वो कर रहे हैं। और आसमान कुछ देर के लिए एकदम से काला पड़ गया।
एकदम से खिली हुई धूप, और खिली हुई धूप के बीच में बादल कहां से आ गए? तो लोगों ने अपना सर उठाया, अंग्रेज अधिकारियों ने, तालुकेदार महोदय ने, तो देख क्या रहे हैं, आसमान पटा पड़ा हुआ है काले रंग की पतंगों से, और सब में जो धूप सूरज की किरण छन कर आ रही है वो गो बैक करके आ रही है। देखिए ये होता है नौजवानों का वो दिमाग जिसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग, जबरदस्त प्लानिंग करता है नौजवान वर्ग। ठीक है, सड़क पे लगा सकते हो ना, सड़क पे मना करो, नहीं आएंगे सड़क पर, हम तो पहुंचेंगे अपनी छतों पर और वहीं से आपका विरोध करेंगे। तो हर तरीके से विरोध किया गया है। ये साइमन कमीशन पूरे भारत का दौरा लगाते लगाते पहुंच गया है लाहौर, जो कि पंजाब का इलाका है, और लाहौर में इस विरोध की तैयारी करके रखी हुई है कांग्रेस के एक सुपर सीनियर लीडर, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, और वो है हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने विरोध की तैयारी कर रखी है। HRA के जो मेंबर बच गए थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, ये जो पंजाबी समुदाय से आने वाले नौजवान क्रांतिकारी योद्धा हैं, इन लोगों को भी बुला लिया गया कि और इसका विरोध किया जाएगा। विरोध चल रहा है, गो बैक के नारे लग रहे हैं कि लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट के द्वारा आदेश दिया गया, भीड़ को हटाओ, लाठी चलाओ। लाठियां चल गई हैं। ये बात है आपकी 30 अक्टूबर की, 1928 का साल, 30 अक्टूबर का दिन है, और लोगों ने पुलिस ने अब लाठियां चलाई हैं, और लाठियां हमारे लाला लाजपत राय साहब को बहुत ज्यादा पड़ गई हैं। बुजुर्गवार नेता बुरी तरह घायल हो गए हैं। 17 और 18 नवंबर के बीच में कुछ किताबों में 17 नवंबर लिखा रहता, कुछ किताबों में 18 लिखा हुआ है। तो 17 या 18 नवंबर की दिन को हमारे लाला साहब की डेथ हो जाती, और इस डेथ ने, इस मौत ने उबाल दिया है हिंदुस्तान को, उबाल दिया हिंदुस्तान के नौजवानों को। मारेंगे उस आदमी को, जान से मारेंगे जिसने हमारे लाला साहब पर लाठी चलाने का आदेश दिया है। तो अब HRA जो कि HSRA बन रहा था, आप लोग ने लिख कर दिया फिरोज शाह कोटला मैदान, यस, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब उसकी तैयारी चल रही है, और मारने की तैयारी चल रही है, गोली मार देंगे स्कॉट को। तो तैयारी चली स्कॉट को मारने की, लेकिन गलती से सैंडर्स मर गया है। कैसे मरा, HSRA कैसे बना, सेंट्रल असेंबली में कैसे बम फेंका गया, क्यों फेंका गया, उसके क्या कारण थे, इन सब पर हम लोग चर्चा जब अगली क्लास में आएंगे तो वहां पर करेंगे। अभी कुछ देर के बाद SBI, वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SBI की वैकेंसी आ गई है। हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट टाइम, आप कैसे अपने पहले ही एग्जाम में, पहली ही बार में इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक बढ़िया सी सरकारी कुर्सी पर पहुंचे, जो कि तमन्ना ख्वाहिश है हमारी, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। तो उसके लिए आपको अभी 12:30 बजे तरीका बताया जाएगा। हमारे एक से एक विद्वान व्यक्ति लोग यहां पर आएंगे, हमारे साथी सहयोगी, जो आपको हाउ टू क्रैक SBI एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ये आपको बताएंगे। तो उसे जरूर अटेंड करिए, क्योंकि इन सारी चीजों को देखिए, ज्ञान मिल रहा है, उसे लीजिए। कहीं से भी कोई एक लाइन अगर क्लिक कर जाती है और वो हमारे भाग्य को, हमारे दिन को, हमारे भविष्य को बदल दे, सुधार दे, तो क्या दिक्कत है उस एक लाइन को समझने में। तो बिल्कुल समझिए, अटेंड करिए इस क्लास को, और बहुत फायदेमंद होगा, ये मैं जानता हूं। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। हम लोग जल्दी ही अपने सब्सक्राइब के उस दौर पर पहुंचने जा रहे हैं जहां से संख्या 4 लाख 4 करोड़ में तब्दील होने जा रही है ना। तो हम लोग अपने मिलियंस और ट्रिलियंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। ये जो बेल है ना, ये बजानी पड़ेगी। इस बेल को आप बजाते हुए सब्सक्राइब के चैनल को, यानी सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, ताकि हम लोग उस रिकॉर्ड की ओर चलें। ये हम नहीं है, ये आप हैं। ये रिकॉर्ड आपको बनाना है, हम लोग तो मात्र जरिया हैं आपके लिए। ठीक, तो रिकॉर्ड आपको बनाना है, क्योंकि जिंदगी में रिकॉर्ड नौजवान ही बनाते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने आपको दे रखी है। जल्दी ही उस संख्या को आगे बढ़ा दीजिए जिसपे हम लोग अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.